हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रूबी तिवारी आप सभी लोगों का इस स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी क्लास ले सकें। तो हम लोग पिछले क्लास में चाल तथा वेग के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वही त्वरण होगी। वेग में परिवर्तन होगा तो समय के सापेक्ष होगा। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो कुछ समय तो लगेगा, यानी कि समय के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन होगा वही आपका त्वरण होगा। यानी वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की समय दर क्या है? आपकी त्वरण है। और त्वरण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। माना किसी समय t1 पर, t1 यानी कोई समय है आपका, उस पर जो आपका वेग है वो u है। कुछ समय के पश्चात यानी समय t2 पर जो आपका वेग है वो v हो जा रहा है। तो आपका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण जो होगा यानी कि वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे होगा? यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मान लीजिए कि आपका जो शुरुआती वेग है यानी प्रारंभिक वेग मान लीजिए आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड है और अंतिम वेग आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपकी वेग में कितना परिवर्तन, यानी कि आप वेग में परिवर्तन कैसे निकालें? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दिए तो आपको वेग में परिवर्तन पता हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए कोई समय आपका t1 है, उस पर आपका जो वेग है वो u है और कुछ समय के पश्चात t2 समय पर आपका वेग v हो जा रहा है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? v माइनस u और बटे समय अंतराल यानी t2 माइनस t1। और त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से। तो त्वरण को हम किससे प्रदर्शित? स्मॉल a से, यानी a बराबर v माइनस u बटे t2 माइनस t1। और v माइनस u को हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा v अपान t2 माइनस t1 को डेल्टा t। तो यानी a बराबर हमारा हुआ डेल्टा v अपान डेल्टा t। अब देखें इसका मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो देखें यहाँ वेग में परिवर्तन यानी वेग ही तो है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है। और समय अंतराल यानी इसका भी मात्रक सेकेंड होगा। तो सेकेंड नीचे आएगा तो यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण आपकी एक सदिश राशि है। तो त्वरण हमने जाना, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की जो समय दर होती है वही आपकी त्वरण होती है। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। हमने माना किसी समय t1 पर आपका जो वेग है वो u है और कुछ समय के पश्चात यानी t2 समय पर जो वेग है वो v हो जा रहा है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी v माइनस u बटे t2 माइनस t1। और त्वरण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर v माइनस u बटे t2 माइनस t1। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा t। जो डेल्टा है वो आपका परिवर्तन है, v यानी वेग में परिवर्तन, t यानी समय में परिवर्तन। तो डेल्टा v अपान डेल्टा t। अब हमने जाना त्वरण का मात्रक क्या है? तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रक सेकेंड। तो ये सेकेंड आपका नीचे आएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आइए हम इसकी डिफिनेशन बोर्ड पर देख लेते हैं। तो देखते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या है? किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ये से स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल और a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t, यानी डेल्टा क्या है? परिवर्तन और v वेग में यानी वेग में परिवर्तन और डेल्टा t यानी समय में परिवर्तन। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा ये एक सदिश राशि है। अब आइए जानते हैं त्वरण के प्रकार।
तो त्वरण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एसिलरेशन, और उसमें हमारा पहला है एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एसिलरेशन। तो एक समान त्वरण क्या है, यानी कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एक समान त्वरण। अब समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन होगा तभी एक समान त्वरण। किसी ऊंचाई से गिरती हुई गेंद, ये आपका एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो आइए देखते हैं एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एसिलरेशन। तो क्या है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई गेंद। अब आइए जानते हैं त्वरण का अगला प्रकार यानी कि असमान त्वरण। तो देखते हैं असमान त्वरण क्या है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। तो असमान से स्पष्ट हो रहा है यानी कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो वो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तो उसे हम कहेंगे असमान त्वरण। जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में वाहन की गति घटाने बढ़ाने अथवा ब्रेक लगाने के कारण वाहन का जो त्वरण होता है वो एक समान हो, वाहन का जो त्वरण होता है वो असमान होता है। तो अब आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन बोर्ड पे। तो असमान त्वरण क्या है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन जो हो वो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो यानी कि अलग अलग हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में वाहन की गति घटाने बढ़ाने एवं ब्रेक लगाने के कारण जो वाहन का त्वरण होता है असमान होता है। अब आइए जानते हैं त्वरण का अगला प्रकार। तो अगला प्रकार है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य त्वरण। तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य त्वरण क्या है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, एक समान गति तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो एक समान गति करेगी तो वस्तु का वेग नियत रहेगा, और जब वस्तु का वेग नियत रहेगा यानी कि वेग में परिवर्तन शून्य है। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तब शून्य होगा तो त्वरण भी आपका शून्य होगा। यानी कि शून्य त्वरण क्या है, यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है तो वेग नियत रहता है, और वेग नियत होने का मतलब वेग में परिवर्तन शून्य है, और वेग में परिवर्तन शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा। और यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा, और वस्तु का परिमाण यदि समय के साथ साथ घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक त्वरण होगा, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो देखते हैं धनात्मक त्वरण एवं शून्य त्वरण। तो देखिए यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, एक समान गति आप पढ़ चुके हैं, तो उस वस्तु का वेग नियत होता है। वेग नियत होने का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होता है, तो वेग परिवर्तन शून्य होने पर त्वरण भी शून्य हो जाता है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा यानी कि वेग परिवर्तन शून्य है तो आपका त्वरण भी शून्य होगा यानी कि शून्य त्वरण हो गया। वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ने पर उस वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। अगर वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है तो आपका जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, और यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है तो वस्तु का जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना त्वरण और त्वरण के प्रकार। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि अगर आपको क्लास ना समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से
शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।